Hello guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome you all in my new lecture. So in this lecture we are going to cover the previous year questions for the chapter Thermal Properties of Matter. तो अभी तक हमने बात कर ली थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिवीजन की, हमने उसका रिवीजन किया हुआ था, जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूलाज थे वो हमने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको अभी तक जितना भी चीजें आपने कवर की उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक होके आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके अपने डाउट्स भेज सकते हैं। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन 2019 in the Odisha paper was a deep rectangular pond of surface area A containing water density rho, specific heat capacity S, is located in region where the outside air temperature is at a steady value of minus 26 degrees Celsius. The thickness of the frozen ice layer in this pond at a certain instant is X. Taking the thermal conductivity of I as K and its specific heat latent heat of fusion as L, the rate of increase of the thickness of ice layer at this instant would be. अब जरा देखिए, इसमें आप क्या बोलोगे कि सर आपसे पूछा गया है कि जो आइस की थिकनेस है, देखिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर आपको पता है आइस ऐसे जम रही है क्योंकि आपने बोला बाहर का टेम्परेचर माइनस 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपने बोला ऑलरेडी कुछ थिकनेस की आपने वहां पे थिकनेस दे रखी, एक्स थिकनेस की आइस वहां पे जम चुकी है। मुझे ये पूछा गया है कि इस इंस्टेंट पे किस रेट से आइस और जम रही है। ये जो dx बाई dt आप बोल बेसिकली राइट, x जो थिकनेस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो आप बोल सकते हो मुझसे dx बाई dt पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो हम लोग कवर भी नहीं करते हैं इस कंसेप्ट को, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि सर ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ, मैं इस साल के इनको जो मैं बोलता हूँ 3 to 4 क्वेश्चन जो एवरी ईयर आते हैं, मैं इस साल के उस टाइप के क्वेश्चन में इसको रखता हूं। तो जरा देखते हैं होता क्या है। मैंने कहा सर जरा ये एक मान लीजिए कि सर ये थिकनेस है, ये एक्स थिकनेस की लेयर आप बोल सकते हैं कि यहां पे जमी हुई है, नीचे वाटर है। आपको यही पूछना है कि इस इंस्टेंट पे मान लो कि ये dt टाइम में थोड़ा सा लेयर बढ़ रही है, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो मुझे बस यही dx बाई dt पूछा गया है। क्या पूछा गया मुझे? dx बाई dt पूछा गया, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द लेयर विथ टाइम। ठीक है, तो जरा देखिए आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे जो टेम्परेचर है वो माइनस 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहां पे आप मान लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जरा देखिए, मैंने कहा सर जितनी हीट यहां से ट्रांसफर हो रही होगी ड्यू टू कंडक्शन, हीट कहां से ट्रांसफर हो रही होगी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ। जितनी हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रही होगी, आप क्या बोल रहे हो कि बेसिकली ये हो क्या रहा होगा कि सर ये हीट यहां से जा रही होगी ट्रांसफर होके कंडक्शन के थ्रू। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। जो प्रोसेस के थ्रू जा रही होगी वही हीट निकलती जाएगी और उतनी हीट ये आइस जमती जाएगी। देखो होता क्या है कि अगर वाटर के सैंपल से आप हीट को बाहर निकालते हो, अगर m मास के वाटर में से अगर इतना हीट जब ट्रांसफर बाहर निकाल लेते हो तो आप बोलते हो कि सर वो उतना हीट अब आइस में कन्वर्ट, उतना मास जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब जरा देखिए यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी है। आप बोलोगे सर दैट इज dq बाई dt पर सेकेंड। जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो k a, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 26 का अपॉन ये जो थिकनेस है यहां से यहां तक की थिकनेस है वो कितनी गिवन है x। तो आप बोलोगे सर ये दिस अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट दिस रेट पर सेकेंड। तो आपने बोला कि सर अगर मैं बोलूं कि मुझे dx लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो dx के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, मैंने कहा इतनी हीट चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा मास को आप क्या लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपको पता है सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a है, तो आप लिखोगे a इंटू dx इंटू l। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू dx। आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो राइट। अगर इतनी और बढ़ाना चाह रहे हो मतलब इतनी लेयर ऑफ वाटर का आप क्यू अमाउंट जब निकालोगे तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा। अच्छे समझिएगा, जब आप इतनी थिकनेस वाटर में से इतनी एनर्जी निकाल लोगे तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने कहा इतनी हीट चाहिए, और आपको क्या पता है सर ये dx, ये dq बाई dt, ये पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर हो रही, इतनी। तो आपने बोला कि सर अगर मैं इसको dq की वैल्यू लिखूं तो कैसे लिखोगे, ka इंटू 26 बाय x इंटू dt, ठीक है। तो इतनी हीट को मैं कहूंगा इसमें कन्वर्ट कर दो, तब आप बोलो इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, रो ए dx इंटू एल इज इक्वल टू के ए 26 बाय एक्स इंटू डी टी। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है dx बाय dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, एंड दैट विल बी इक्वल टू के ए 26 बाय एक्स, और ये रो ए एल, ये एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो रो ए इंटू एल। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मैं काउंट करता हूं, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला कि सर एवरी ईयर 2 से 3 अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं उस कैटेगरी में रखता हूं, एंड दैट क्वेश्चन आप बोले दिस क्वेश्चन डिजर्व इन टू बी इन दैट कैटेगरी, ठीक है। ये इस साल का सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक था सिंपल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमने, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किए होते हैं, जनरली हम उसको अच्छे क्वेश्चन में बिल्कुल रख देते हैं। फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने, अगर आप देखेंगे अभी तक प्रीवियस ईयर में कभी नहीं आया था, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टाइम शायद उतना एफर्ट डालें, बहुत अच्छे बच्चे होंगे सिर्फ उसी को ये हिट किया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन आया था ओडिशा वाले पेपर में 2019 में, दैट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। The time taken to cool from the same object from 70 degree Celsius to 60 degree Celsius would be nearly। तो जरा देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने क्या बोला कि सर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सराउंडिंग में रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और 12 मिनट में वो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस आता है। जरा देखो क्या बोल रहा है वो, कि सर 12 मिनट्स में वो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, कूलिंग हो रही है ना, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग उसने दे रखा है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पूछा गया है कि 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये तो मुझे मालूम है कि देखो डिक्रीज सेम होनी है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है रेट ऑफ डिक्रीज जो होता है, रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। इसका मतलब अगले 10 डिग्री सेल्सियस के 12 मिनट से तो ज्यादा चाहिए होगा। तो देखिए 10 मिनट ऑप्शन उड़ गया, 12 मिनट ऑप्शन उड़ गया, बचते हैं 2 ऑप्शन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। मैं अगर आपको बोलूं तो मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर 15 मिनट ले, क्योंकि सर 12 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि सर ऑलमोस्ट 1.5 गुना या काफी टाइम लगेगा, राइट। तो मैं जो ऑप्शन टिक कर देता बिना सॉल्व किए हुए वो टिक करता फर्स्ट वाला ऑप्शन। जरा देखते हैं वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, मैंने कहा मेरे को अगर फॉर्मूला याद होगा, जब टाइम डिफरेंट आता है तो हमेशा हम क्या बोलते थे, एक एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, और एवरेज वाले फॉर्मूले से हमें हेल्प क्या मिलती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है, और हम उसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो हमें आंसर मालूम है 15 या 20 के अराउंड है, तो एवरेज वाले फॉर्मूले से अगर जो भी नियरेस्ट वैल्यू आएगी हम उसको टिक कर देंगे। तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपको एवरेज वाला फॉर्मूला याद है तो आप बोलोगे टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टाइम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हायर प्लस टी लोअर डिवाइड बाई 2 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। ऐसा ही है, मैं कहा टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी इक्वल टू के, ये एवरेज वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इसकी बात करो तो 80 माइनस 70 मतलब कितना हो गया 10, कितने टाइम में हो गया 12 मिनट, ध्यान रखेंगे, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 70 प्लस 80 कितना हुआ 50, 150 डिवाइड बाई 2 माइनस 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, फिर से आप बोले इसके लिए बात करोगे, इसके लिए मुझे टाइम पता नहीं है, यही टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो आप लोगे दिस माइनस दिस इज 10 डिवाइड बाई टी, यहां मिनट में रखा है तो आंसर भी आपका मिनट में आने वाला है, दैट इज इक्वल टू के। इन दोनों को सम कीजिए तो कितना है 70 और 60, दैट इज 130 बाई 2 माइनस 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, t बाय 12 इज इक्वल टू 150 बाई 2, 150 बाई 2 इज 75 माइनस 25 इज 50, तो आप बोलोगे 50 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 130 बाई 2 इज 65 माइनस 25 इज 40। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, t की वैल्यू जरा देखो 4 से 3 कैंसिल, देखिए कितना आया 15 मिनट्स। So the correct answer is t equal to 15 minutes.
जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बिना सॉल्व किए हुए स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15 आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी अलग अलग टाइम आ रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम दे रखे हो तो अलग अलग टाइम आएगा, अलग अलग टाइम के लिए हम जनरली एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे ओडीएस का 2019 में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2019 का ही अब हमने कहा जो ऑल इंडिया टेस्ट में आया था वो क्या क्वेश्चन था, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव their increase in length independent of increase in temperature, the length of the aluminum rod is। और दोनों के अल्फा दे रखे हैं, कॉपर के और एल्यूमिनियम के। देखिए आपने बोला कि सर 2 रॉड्स हैं, कॉपर की लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर है, एल्यूमिनियम की रॉड हमें फाइंड आउट करनी है। कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों में जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, क्या, इंक्रीज इन लेंथ, राइट। देयर इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, मतलब दोनों की जो इंक्रीज इन लेंथ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि सर दोनों की लेंथ जो भी इंक्रीज हो रही है वो कैसी हो रही होगी, सेम इंक्रीज हो रही होगी। कैसी इंक्रीज हो रही होगी, सेम इंक्रीज हो रही होगी। तो एक्चुअली होता क्या है इस टाइप के केसेस में, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि इस टाइप के केसेस में हमेशा अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2 होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर देख लीजिए कैसे होगा, मैं वो भी बता देता हूं, बट डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 चाहिए। दोनों की इंक्रीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। और डेल्टा L1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा टी लगा दो, अल्फा L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टेम्परेचर में चेंज, और टेम्परेचर में चेंज से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है बिकॉज आप क्या बोल रहे हो कि इट इज इंडिपेंडेंट, तो ये मतलब दोनों सेम टेम्परेचर में सेम इंक्रीज हो रहे होंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2 होता है। बस आप रख लीजिए, अल्फा कॉपर दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉपर भी दे रखा है, अल्फा एल्यूमिनियम दे रखा है और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सच एन इजी क्वेश्चन दैट केम इन 2019। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2019 का बहुत ही इजी आया। इसने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कुछ लोग इसको इस चैप्टर में क्वेश्चन रखेंगे, मैं इसको यूनिट एंड डायमेंशन में भी रख सकता हूं। थर्मल कंडक्टिविटी का सर बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। सर dq बाई dt फॉर्मूला अगर आपको पता है बहुत आराम से निकाल पाओगे, दैट इज ka डेल्टा t बाई t। सॉरी L, यही होता है फॉर्मूला, dq बाई dt इक्वल टू ka डेल्टा t बाई L। dq बाई dt क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज वॉट, पावर। अब आप देख लो किसके टर्म्स में दिया गया है, जूल्स और वॉट, दोनों के टर्म्स में। मैंने कहा चलो एक काम करो दोनों के टर्म्स में निकाल लो, मैंने इसको वॉट बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वॉट है, जूल पर सेकेंड इज वॉट, ठीक है। तो ये तो वॉट हो गया, ये लेंथ यहां मल्टीप्लाई होगी तो मीटर यहां हो जाएगा। के आपको फाइंड आउट करना है, एरिया नीचे जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और डेल्टा टी नीचे जाएगा तो केल्विन हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो के की यूनिट है वो ये आ रही है, ठीक है। dq बाई dt इज वॉट, ये L यहां जाएगा तो मीटर, ये एरिया नीचे आएगा तो मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी नीचे आएगा तो केल्विन। तो एक m से m कैंसिल, तो जो k की यूनिट आई है, ठीक है, ये केल्विन है, ये यूनिट आई है वो आई है वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इसको जूल पर सेकंड और लिख देंगे। मैं कहा जरा चेक करो, आपने बोला कि सर फोर्थ ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, यस, वॉट में आंसर आ गया। अगर वॉट में नहीं होता तो आप क्या लिख सकते, इसको जूल पर सेकंड कर देते तो भी आंसर आपका या तो इससे मैच कर जाता, ठीक है। तो ये यूनिट निकालना बहुत ही आसान थी और ये सच एन इजी क्वेश्चन दैट केम इन 2019, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2018 इज द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी is P and it denotes it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated by it becomes Np. The value of Np is, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसने बेसिकली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेडिएशन वाले का जो स्टीफन्स लॉ है उसको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही उसने बोला कि सर जो पावर एक ब्लैक बॉडी है वो पावर किसी टेम्परेचर पे कितना रेडिएट कर रहा है, वो आप बोलो कैपिटल P, और इस टाइम पे जो मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ के लिए एमिट कर रहा है दैट इज लैम्डा नॉट, ठीक है। उसने बोला कि दूसरा कोई टेम्परेचर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, उस पे आपका जो पावर रेडिएट हो रहा है वो Np है, और इस टाइम पे उसका जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस वेवलेंथ के लिए है, 3/4 लैम्डा नॉट। अब देखिए
इसका रिलेशन आपको पता है कि सर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये जो लैम्डा एम होता है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो आप क्या कहोगे सर? आप बोलोगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। ठीक है सर, रख दीजिए। लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है सर? लैम्डा नॉट है। दूसरे की कितनी है? 3/4 लैम्डा नॉट है। सर T2 कितना है सर? फाइंड आउट करना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T है। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, तो T1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी आ रही है सर? T1 की वैल्यू आ गई 4/3 लैम्डा नॉट। तो ये तो आ गया आपका T1। आपने बोला कि सर पावर जो है वो पावर किस पे डिपेंड करता है? T की पावर 4 पे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय P1 की पावर 4। P2 कितना है सर? n टाइम्स ऑफ P है। इनिशियल ये कितना है? P है। T2 कितना है? T2 है, सॉरी कितना था ये? T कैपिटल T। T2 कितना है? 4/3 कैपिटल T, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T। आप बोलोगे पावर 4। सॉल्व कर लीजिएगा। P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 4 की पावर 4 हो गया। कितना? 4 4 16, 4 64, दैट इज 256 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 हो गया 81। ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक कर लो, क्या 256/18 ऑप्शन है? हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है एंड दैट इज योर आंसर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, उसने बोला कि टी टेम्परेचर पे पावर रेडिएट हो रहा है ब्लैक बॉडी द्वारा P, और आप बोलते हो मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है? दैट इज लैम्डा नॉट। उसने बोला आप टेम्परेचर को चेंज किया गया है तो पावर रेडिएशन हो गया n टाइम्स ऑफ P, और आप बोलते हो लैम्डा मैक्स कितना हो गया? 3/4 लैम्डा 1। तो लैम्डा मैक्स कम हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा फॉर श्योर। आपने बोला सर ये मीन डिस्प्लेसमेंट टॉ लगाया, आपने टेम्परेचर निकाला, और अब इस टेम्परेचर से पावर का रिलेशन आपको पता है कि B इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये जो रेडिएशन। मैं कहता हूँ रेडिएशन और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से एवरी ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। The next problem is from 2017. The question is, a spherical black body with a radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, उसका रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उसका बोला रेडियस 450 वॉट, पावर दे रखा है कितना रेडिएट कर रहा है, एंड टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। इफ द रेडियस वो हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड, उसने बोला रेडियस को हाफ कर दें एंड टेम्परेचर को डबल कर देंगे, द पावर रेटेड इन द वॉट वुड बी। तो हमने कहा सर बहुत अगेन फिर से देखिए स्टेफन्स लॉ बहुत ही सिंपल। मैंने कहा जो स्टेफन्स लॉ है वो है सिग्मा ए टी की पावर 4, ऐसे देता है पावर। अब यहां पे देखिए ए एरिया है, तो मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो कांस्टेंट है। ए मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2 फॉर स्फेरिकल बॉडी आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो आप क्या बोलोगे? P2 बाय P1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 की पावर 4 सॉरी स्क्वायर, और T2 बाय T1 की पावर 4। P2 आपको फाइंड आउट करना है। P1 की वैल्यू है 450 वॉट, ओके। R2 को बोला गया है कि हाफ, मतलब इस पहले वाली बॉडी का रेडियस को हाफ कर दिया गया है। तो अगर पहले R1 है तो आप कितना कर दिया गया होगा? आप बोलोगे R1 बाय 2 कर दिया होगा, और पहले को मैं R1, मुझे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट इज गिवन। टेम्परेचर आपने डबल कर दिया है, टेम्परेचर डबल कर दिया तो आप बोलोगे इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया? डबल हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे तो जरा देखो, R1 से R1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 2 की पावर 4 हो गया 1 इंटू 16, ये 450 का लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 450, एंड P2 की वैल्यू आ गई सर, ये हो गया 450 इंटू, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1800 वॉट इज योर करेक्ट आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, यस एवरी ईयर इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रिवीजन वाले में आपको करवा रखा है। मैंने आपको बोला भी था कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। उसमें जरा पढ़िए क्या दे रहा है। द टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर ये दो रॉड्स को इस तरीके से वेल्ड कर दिया गया है, ये K1 है और ये K2 है, ठीक है। आपने बोला कि सर इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कंपोजिट रॉड की बतानी है, कंपोजिट रॉड की बतानी है, मतलब आप बोलोगे इसको ऐसे रीड करो, के इक्विवेलेंट आपको बताना है। देखिए भाई आपको पता है ये एरिया ए होगा तो ये भी एरिया ए है, ये लेंथ कितनी है? L है,
हाँ सर ये लेंथ इतनी एल है, ठीक है। आप बोलोगे इसकी लेंथ भी कितनी लोगे, एल लोगे, और ये जो एरिया है वो 2l लोगे। कंपोजिट रॉड का मतलब क्या है, देखो सर अगर इनके अक्रॉस सेम टेम्परेचर लगाओगे तो इसके अक्रॉस भी आपको वही टेम्परेचर लगाओगे और दोनों सेम इफेक्ट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो रेजिस्टेंस, अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस R1 माने और इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया, तो आपको पता है इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट निकालना आपको आता है 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल वाला है, पैरेलल वाले के लिए क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। R की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है सर, R की वैल्यू होती है L/KA। रख दीजिए वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इक्विवेलेंट की बात हो रही तो देखिए K इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितना हो गया यहाँ पे 2a, लेंथ कितनी है L, दैट इज इक्वल टू 1/R1, मतलब कितना हो गया K इंटू A/L, K1 था, प्लस K2 इंटू A/L, वैल्यू पुट कर दी, A/L कैंसिल हो गया, तो देखिए K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। ये ऑलरेडी मैं अपने रिवीजन वाले में ये वाली चीज करा चुका हूं, बहुत इजी है, किसी किसी को तो ये रिजल्ट याद भी रह जाता है, और मैं बोलता हूं बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। वन ऑफ दोज is at 100 degrees Celsius while the other at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं, बस हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है। इसने बोला कि सर दो बॉडीज हैं, ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर और एक 0 डिग्री सेल्सियस पर है, बट इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे वापस तो आप देखोगे सर, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप बोलते हो कि टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब एक डिग्री के लिए अब ज्यादा हीट चाहिए होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले आपने बोला कि 1 डिग्री चेंज के लिए मान लो 1 कैलोरी चाहिए, अब आप बोलोगे अगले डिग्री चेंज 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 कैलोरी चाहिए, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के लिए मान लो 1.1 कैलोरी चाहिए, फिर 2 से 3 जाने के लिए 1.2 कैलोरी चाहिए, राइट। तो आप क्या बोलते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको पर डिग्री सेल्सियस ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस को कंबाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे, जो हायर टेम्परेचर पे वो एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगा और जो लोअर टेम्परेचर पे वो एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, जब हायर टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी 1 डिग्री के लिए चाहिए होता है, तो जब वो वापस अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे आता है तो वो ज्यादा एनर्जी आप कहोगे इजेक्ट भी करेगा, रिलीज भी करेगा, राइट। तो जरा देखिए, यहां 0 से 1 डिग्री सेल्सियस को जितनी एनर्जी चाहिए, वहां 100 से 99 आने में उससे कहीं ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा। मतलब वो जो हैवी हायर टेम्परेचर पे है, वो 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उतने में तो हो सकता है यहां पे 2 डिग्री का चेंज आ जाए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी 99 से 100 जाने में बहुत ज्यादा लगी होगी एज कंपेयर टू दी 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देखोगे, अगर ये पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती तो 1 डिग्री यहां राइज करने में जितना एनर्जी चाहिए होता है, यहाँ 1 डिग्री लूज करने में उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 1 डिग्री बढ़ता, ये 1 डिग्री लूज होता, ये 1 डिग्री बढ़ता, ये 1 डिग्री लूज होता, और फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके दोनों कॉमन टेम्परेचर पे आ जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, इसका 1 डिग्री लूज होना यहाँ पे 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ना है, ठीक है। तो मतलब ये 50 डिग्री इतना लूज नहीं कर पाएगा, जबकि ये 50 डिग्री के टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा। तो कॉमन टेम्परेचर नो डाउट कहां लाई करने वाला है, ऑन दी हायर साइड, दैट इज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बट यस, हर किसी के दिमाग में ये कंसेप्ट क्लिक नहीं होता। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। 2016 का एक क्वेश्चन है, अगेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मैंने कहा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर 3T to 2T इन 10 मिनट्स, ठीक है सर। द रूम टेम्परेचर इज T, दैट गुड। Assume that Newton's law of cooling is applicable the temperature of the body at the end of next 10 minutes. पहले 10 मिनट में ये 3T से 2T आ गया, अगले 10 मिनट में आपको लोग लगता है 2T से T चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 10 मिनट में अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस लूज करेगा तो अगले 10 मिनट में वो 10 से कम डिग्री सेल्सियस लूज करेगा, सो दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो सीधा सीधा चला गया, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, बाकी तीनों ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं कि हाँ पॉसिबल है, और मैं इसमें तुक्के थोड़े कम लगा सकता हूँ, मुझे सॉल्व करना ही करना है, राइट। आप क्या कर सकते हो सर, मैं तो कहता हूँ एवरेज वाला ही फॉर्मूला लगा दिया करो, ज्यादा इजी रहता है।
क्या करोगे आप सर, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हायर प्लस टी लोअर अपॉन 2 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, पहला आप बोलोगे सर 2t से 3t से 2t तक आया था, 3t से 2t आया, उसको कितना टाइम लगा 10 मिनट्स। नेक्स्ट 10 मिनट में कितना 2t से कितना आया होगा नेक्स्ट 10 मिनट में, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने कहा वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, जरा देखिए टी हायर माइनस टी लोअर कितना हुआ, दिस माइनस दिस, पहले केस के लिए हुआ केवल टी अपॉन कितने टाइम में 10 मिनट्स में, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हायर प्लस टी लोअर, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 5t बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है t। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस में आपको पता है टी हायर माइनस टी लोअर, मुझे पता नहीं है, तो आप बोलोगे टी हायर माइनस टी लोअर मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन टाइम कितना है सर, टाइम अभी भी 10 मिनट है, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, दोनों का सम कितना हो जाएगा सर 2t प्लस टीएल, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट इज ये इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करने से देखिए के कैंसिल हो जाएगा सर, 10 मिनट कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेंगी उनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं जरा देखो कितनी बच रही है, यहां पे आप बोलोगे सर 2t माइनस टी लोअर डिवाइड बाय कैपिटल टी, ये बचेगा आपका। ठीक है, क्या बचेगा जरा देख लेते हैं। मैंने कहा टी बाय 2t माइनस टी एल, दैट इज इक्वल टू 5t बाय 2 को आप बोल सकते हो 2.5t माइनस टी अपॉन 2t प्लस टी एल बाई 2 माइनस टी। एक काम करो, इसको ऐसे रख लो 5 बाई 2 ही टी रख लो, एलसीएम लेके अभी देखिए कैंसिल आउट होने में जाएगा, तो यहां पे सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5t माइनस 2t डिवाइड बाई 2 अपॉन, यहां पे एलसीएम लोगे तो आएगा 2t प्लस टी एल माइनस 2t डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2t से 2t कैंसिल, 5t माइनस 2t कितना आ गया 3t, सर ये आ गया आपका 3t, नीचे बचेगा देखो कितना केवल t है। ठीक है, अब जरा देखिए ये t से t कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लेंगे सर, tl की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखेंगे, मैं यहां रख देता हूं सर, ये आ रही है tl इज इक्वल टू 3 2 6t माइनस 3tl, इधर लेके आओगे तो 4tl इज इक्वल टू 6t, तो tl की वैल्यू आ रही है 6 बाय 4t, दैट इज 3 बाय 2t, एंड दैट इज योर आंसर, द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हर बार हमको बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रखना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2016 इज coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. Lengths of the brass and steel rod are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained at same at all temperature, which one of the following relation holds good? Already मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसमें बोला कि सर दोनों की लेंथ में इंक्रीज जो हो रहा है वो जो सेम रहेगा, करेक्ट। उसने बोला कि जो दोनों की लेंथ में डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे सेम लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2, अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। टिक कीजिए और आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2016 का ये, अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट सो दैट it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of H is unliterally बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलते हो कि सर अगर H हाइट से आपने किसी आइस के पीस को ड्रॉप किया तो जब ये नीचे आएगी तो डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, या तो आप काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसने क्लियरली बोला है कि सर ये हीट में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। तो जो कितनी अमाउंट ऑफ हीट इससे मिल जाएगी मुझे मालूम है सर, दैट इज mgh।
पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना आएगा, mgh, उतना ही अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो आप बोलो कितनी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, mgh के बराबर। आपको बोला गया कि सर इसका जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है उसका Q/4 अमाउंट इज एब्सॉर्ब बाय द आइस, मतलब mgh/4 अमाउंट इज एब्सॉर्ब बाय द आइस इन मेल्टिंग। ठीक है, तो इसने बोला कि सर इतना अमाउंट ऑफ हीट से जो एब्सॉर्ब कर रही है उससे ये पूरी की पूरी जो m मास की आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये h बताना है, ये h कितना होगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो h की वैल्यू किसके बराबर आ रही है सर, दैट इज कमिंग एज 4L/G। तो h की वैल्यू यू कैन फाइंड, L की वैल्यू आपको गिवन है, G की वैल्यू आपको पता है, आप बता सकते हो कि h की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर से देखिए, मैंने कहा अगर h हाइट से बॉडी को आपने ड्रॉप किया है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो mgh के बराबर हीट मिल रही है। अब उसने बोला जितनी हीट कन्वर्ट हो रही है उसका 1/4 आइस अब्सॉर्ब कर रहा है एंड उसकी वजह से ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो रही है। तो आप बोलोगे सर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उसको मिल रही है उससे ये कन्वर्जन हो रहा है, तो आप बोलो क्या लिखोगे, m/L से इक्वेट कर दोगे और h की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया ए ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1, 500 नैनोमीटर इज U2 एंड दैट एट 100 नैनोमीटर इज U3। मीन्स कांस्टेंट बी की वैल्यू दे रखी है 2.88 इंटू 10⁶। ठीक है, ने आप बोल सकते हो नैनोमीटर केल्विन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 आपको रिलेशन दे रखे हैं और आपको उससे बताना है कि सर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या आगे वाला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर जो टेम्परेचर है वो गिवन है 5760 केल्विन और उसने बोला 3 अलग अलग वेवलेंथ के लिए एनर्जी गिवन है U1, U2, U3। आपको ये बताना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। मैंने कहा देखो विंस कांस्टेंट दे रखा है तो हम तो भैया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा और आप बोलोगे लैम्डा m इज इक्वल टू B/T। ठीक है, b की वैल्यू रखोगे तो 2.88 इंटू 10⁶ और टेम्परेचर की वैल्यू है 5760। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जरा देखो ये आ रहा है आपका 500 नैनोमीटर। कितना आ रहा है, ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 500 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है कि सर मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए एमिट होगी, 500 नैनोमीटर के लिए। What does it mean? It means कि अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, जरा देखिए ये लैम्डा और लैम्डा m का, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। सर ये जो 500 नैनोमीटर है इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही होगी। अगर आप इससे लेंथ कम करोगे तो भी एनर्जी कम होगी और इससे अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो भी एनर्जी कम होगी। अब आपको U1 किसके लिए दे रखा है, सर U1 दे रखा है 250 नैनोमीटर के लिए। U2 किसके दे रखा है, U2 दे रखा है आपको 500 नैनोमीटर के लिए। और U3 किसके लिए दे रखा है, U3 किसके लिए दे रखा है, सर U3 दे रखा है 1000 नैनोमीटर के लिए। तो आपको पता है U2 इसमें मैक्सिमम होने वाला है, U1 और U3 U2 से छोटे होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर U1 और U3 दोनों ही U2 से छोटे होंगे तो U2 इज ग्रेटर देन U1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सॉल्व बस इतना करना था, बाकी दिमाग लगाना था। और आप कहते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन बन जाएगा। सर यहां दिमाग लगता है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैलकुलेशन बहुत कम होती है। हाँ, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपको यूज हो रहा होगा डेफिनेटली, इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है, केवल फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लिसरीन इज 5 into 10⁻⁴ per Kelvin. The fractional change in the density of a glycerin for a rise of 40 degree Celsius in its temperature is. डेंसिटी राइज का फॉर्मूला या डेंसिटी चेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। और अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, राइज पूछा गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो गया, आपको पूछा गया है डेल्टा रो अपॉन, क्या पूछा गया है, डेल्टा रो अपॉन रो। तो यहां से आप निकाल सकते हो डेल्टा रो अपॉन रो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू
यहां से निकालोगे तो ये दैट विल बी गामा डेल्टा टी के बराबर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखो तो ये आएगा गामा माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, रो गामा डेल्टा टी, रो फाइनल माइनस रो, चलो मैं आपको लिख देता हूं, रो फाइनल माइनस रो इज इक्वल टू माइनस रो गामा डेल्टा टी, और आप इसको भी नीचे ले जाओगे तो रो फाइनल माइनस रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये आपसे पूछा गया है, ये है फ्रैक्शनल डिक्रीज, माइनस साइन होता है तो ये डिक्रीज है, तो आपको गामा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। गामा की वैल्यू आपको गिवन है और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, सिर्फ आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कीजिएंगे और आंसर लेके आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2 ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 joule per second. If the ends are maintained at temperatures 200 degree Celsius and 210 degree Celsius, the rate of heat flow will be. बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने बोला कि सर ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल रॉड है, आप बोलते हो कि मेटल रॉड के टेम्परेचर को कितना कितना मेंटेन किया गया, 110 और 100 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया गया। यहां से आप बोलते हो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही होगी, उसको dq बाई dt, और dq बाई dt की वैल्यू दे रखी है 4 जूल पर सेकेंड, राइट। आपको पता है dq बाई dt होता क्या है, dq बाई dt होता है k a डेल्टा t बाय l, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या बोला, अब इसी रॉड के अक्रॉस अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम कितना मेंटेन करेंगे, 210 एंड 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो ये चीजें तो कांस्टेंट है। तो आपको पता है dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सर इस रॉड के लिए कितना टेम्परेचर, आपने बोला यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, सर यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही डेल्टा टी कितने हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बोलोगे dq बाई dt की वैल्यू कितनी आने वाली है, सेम आने वाली है दोनों के लिए। इतना ही क्वेश्चन था। कुछ लोग तो इसको सॉल्व करने वाले होते हैं, सर यही पूछा है क्या, हाँ यही पूछा है, इससे ज्यादा टफ पूछा ही नहीं गया है, राइट। आपने बोला dq बाई dt आपको मालूम है डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और दोनों ही केस में डेल्टा टी कैसा दे रखा है, सेम, इसका मतलब dq बाई dt की वैल्यू भी कैसी होगी, सेम, एंड दैट इज योर आंसर। कुछ सॉल्व करना पड़ा, कुछ कैलकुलेशन आई, अरे इतना ही इजी क्वेश्चन आते हैं यार, फॉर्मूले अप्लाई करना आने चाहिए, दैट्स इट। फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन आनी चाहिए फॉर्मूले की। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम 2014, the steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When water acquires a temperature of 80 degree Celsius, the mass of the water present will be. Take specific capacity of water at 1 calorie per gram per degree Celsius and latent heat of water steam is 540 calorie per gram. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपने बोला कि सर स्टीम है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर है यहाँ पर, ठीक है, कितना दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, करेक्ट, ठीक है, 20 ग्राम, ये वाटर कितना है 20 ग्राम। अब आपने स्टीम को इससे पास कराया, जब आप स्टीम को पास करा रहे हो तो स्टीम इज ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी वाटर। आपने बोला कि सर जब आप स्टीम से पास कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, और ये पहले मेल्ट होगी, और मेल्ट होके फिर ये भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, दो स्टेप में, पहले ये मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, और वाटर एट 100 मिलेगा आपको, ठीक है, और उसके बाद इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर दोनों ही कॉमन कहां पहुंच जाएंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसने जितनी एनर्जी रिलीज की होगी इस प्रोसेस में, उतनी ही एनर्जी इसने गेन की होगी। बस इक्वेट करके आपको निकालना है कि कितनी स्टीम इसमें से पिघली होगी। मैंने कहा सर मान लो m ग्राम ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड देन मूव इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 100 टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये तो कितना था 20 ग्राम था। मुझे यहां बताना है कि टोटल सैंपल में कितना वाटर होगा, तो मैंने कहा सर m+20, करेक्ट। तो आपने बोला यहाँ पे इसको कितनी एनर्जी दी गई होगी, आप बोलोगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है mc डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो गई होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें Q1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एल, और फिर एक और एनर्जी हो गई होगी क्योंकि अब यहाँ टेम्परेचर पहले देखिए स्टेट चेंज हुआ होगा स्टीम से वाटर, और फिर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट इज mc डेल्टा टी। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, ये गेन हुई होगी, तो आप कह सकते हो कि सर m इंटू एल प्लस mc डेल्टा टी इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। यहाँ पे तो m आपको पता है कितना है 20 ग्राम है, वैल्यू अलग अलग रखनी है, राइट। यहां पे टेम्परेचर देखिए कहां से कहां जा रहा है,
तो यहाँ पे टेम्परेचर में जो चेंज आया वो 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, राइट। मैग्नीट्यूड रखना है बिकॉज हमने रिलीजिंग और जितना भी एब्जॉर्बिंग है वो हमने काउंट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे रख लो वैल्यू एम, एल की वैल्यू आपको पता है 540 कैलोरी दी गई है, प्लस एम मास 3 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी यहाँ से कितना 100 से 80 जाने में यहाँ डेल्टा टी कितना आया 20 हुआ, दैट इज इक्वल टू 20। सी की वैल्यू रखी यहाँ पे 1 इंटू 70, ठीक है। सॉल्व करके आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने कहता देखो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 70 डिवाइड बाय 540 प्लस 20 कॉमन ले लोगे ना, तो 540 प्लस 20 इज 560, 0 से 0 कैंसिल, 7 into 56, so that is equal to 5 by 5 for the 20 और यहाँ पे 5 by 2 that is 2.5 ग्राम। तो टोटल मास कितना आ गया वाटर का जो यहाँ प्रेजेंट होगा 80 डिग्री सेल्सियस में, दैट इज m plus 20 that is 22.5 ग्राम and this is your answer. I hope this is very very clear. Next question is a certain quantity of water cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in first 5 minutes and 254 degrees Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding air. Newton's law of cooling. Again Newton's law of cooling. मैंने क्या अप्लाई कर दो सर, पहले कितना गया है 70 से 60 डिग्री सेल्सियस गया है इन 5 मिनट्स। आप बोलते हो अब 60 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस गया है इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आपको बताना है। मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है सर, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हायर प्लस टी लोअर डिवाइड बाय 2 माइनस टी एस। ऐसे ही वैल्यू पुट करनी होती है सर, फॉर्मूला रखिए और उसमें वैल्यू पुट कीजिए। पहले केस के लिए हायर से लोअर का डिफरेंस कितना है 10, टाइम कितना है 5 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस इज 130 डिवाइड बाय 2 इज 65 माइनस टी एस। इक्वेशन नंबर सेकंड केस के लिए बात करो, हायर माइनस लोअर 60 माइनस 54 इज 6 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस इज देखिए 60 प्लस 50 110 114 डिवाइड बाय 2 इज बेसिकली आप बोलते हो कि 67 माइनस टी एस। सर डिवाइड कर दो, 5 से 5 कैंसिल, के से के कैंसिल, ये आएगा 10 बाय 6 is equal to 65 minus TS upon 67 minus TS and you have to find the TS. TS मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। TS मतलब temperature of surrounding आपको find out करना है by using this equation and then you can find and we'll move on to the next problem. Next problem is from 2013. The question says that a piece of iron is heated in a flame. It first becomes dull red, then becomes reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation is possible by using 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है सर कौन से ऑप्शन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देखिए रेडिश से आप बोल सकते हो कि येलो की तरफ बढ़ रहा है कलर उसका, फिर येलो के बाद आप बोलते हो व्हाइटिश बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस देखिए कलर आपको कौन सा दिख रहा होता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा मैक्सिमम आपको उसी रेंज का कलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप बोलते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है सर आपका जो कलर है वो रेड से येलो, येलो की से व्हाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। तो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। सर ये कौन सा लॉ आपको बताता है, ये बताता है आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। सो ये इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2012। क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं, मैंने आपको रिवीजन के टाइम पे बोला था एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि वो ग्राफ पे टेम्परेचर और क्यू के ग्राफ पे लिक्विड स्टेट चेंज वाला ग्राफ जो था उस पे बेस्ड था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये हिट नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने एक ट्रिक दी थी आपको जो आपको पकड़नी थी। उसने बोला लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन at constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which one of the following graph represent the variation of temperature with time? उसने क्या बोला कि सर टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन पूछ लिया, टाइम के साथ रिलेशन पूछ लिया, और उसने बोला रेट ऑफ टेम्परेचर जो हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट है, मतलब dq बाय dt को उसने बोला है कांस्टेंट है। इसका मतलब dq बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू dt है ना। तो अगर मैं ग्राफ को टेम्परेचर या क्यू में बनाऊं या टेम्परेचर या टी में बनाऊं तो क्या है, शेप तो सेम ही दिखना चाहिए, ठीक है। और उसने बोला कि इनिशियली जब आप बोल रहे हो केल्विन 50 केल्विन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है 50 केल्विन की बात कर रहा है, तो 50 केल्विन की बात कर रहा है, तब उसने बोला तब वो ऑलरेडी किसमें था, लिक्विड में था। जब वो लिक्विड में था तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
फिर एक टाइम पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा और फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इस तरीके से वो गैस में भी उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो करेक्ट ग्राफ जो है वो ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये उस ग्राफ पे बेस्ड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, लोगों को क्लिक नहीं करना है, बस आपको ये क्लिक करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द रेडियस ऑफ अ स्टार इज r and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is q? उसने बोला कि स्टार है, उसका रेडियस r दे रखा है, उसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन का रेट है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन पर सेकेंड, दैट इज आपने बोला पावर दे रखा है, उसको बोला है q। तो आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ द स्टार कितना होगा, पावर, ठीक है। पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, या आप बोल सकते हो ब्लैक बॉडी है स्टार को आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा ए टीएस की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली सोलर कांस्टेंट की बात नहीं कर सकते, तो आप ऐसे तो बता ही सकते हो कि पावर की वैल्यू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है, उसने क्यू दे रखा है, ठीक है। ये सिग्मा इधर आएगा। एरिया की बात करो तो एरिया कैसे प्रोपोर्शन होता है, या आप एरिया कितना देते हो, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल स्टार लेते हो आप तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू टीएस की पावर 4। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना देगा, अगर मुझे ये पावर का है तो यहाँ पे रख दोगे पावर 1/4। दिस इज टेम्परेचर ऑफ स्टार, सॉरी नॉट सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ स्टार इज क्यू अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/4 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चंस कुछ हमने देखे थे सर 2012 तक के जितने भी नीट के प्रीवियस क्वेश्चन थे, हमने इनको देखा और कवर किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू इनकमिंग वीडियोस एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।